मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। पिछली दफा बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थी और इस दफे उसने 29 में से 29 का लक्ष्य रखा है। लेकिन जमीनी हालात कई जगहों पर थोड़े विपरीत हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। उम्मीद क्या है? जब हम शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सही है। 29 बात जब करती थी, क्योंकि हम रिसेंट चुनाव हारे हुए थे और बुरी तरीके से हारे हुए थे, पर सामूहिक प्रयास क्या होता है और सबका मिलके एक साथ अपने मोटिवेशन के साथ काम करना क्या होता है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। टिकटों का वितरण एक इंदौर और खजुराहो को छोड़ दो तो सब द बेस्ट हुआ और मोटे तौर पे 4 सीटें ऐसी थी जहाँ पे कमज़ोर लड़ाई हुई। बाकी 25 सीटों पे एक नंबर लड़ाई। 10 सीट हमारी ए कैटेगरी की है, बाकी जो सी और डी कैटेगरी की सीट है वो भी अब बी कैटेगरी की सीट है। तो मेरे ख्याल है कितना भी करो, मतलब पिछली बार 34% वोट मिला था हम लोगों को। इस बार हमारा वोट परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा और 8 से 12 सीट कांग्रेस जीत सकती है। 8 से 12? ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट तो नहीं हो गया? क्योंकि लगभग आप बात करें कि 40 से 50% सीटें कांग्रेस की झोली में आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। आप देखो, भिंड, मुरैना और ग्वालियर तीनों सीट हमारी अच्छी रही। फिर छिंदवाड़ा और मंडला, ये दोनों सीट भी बहुत अच्छी रही। सीधी और सतना भी बहुत अच्छा रहा। फिर हम इधर आते हैं मालवा में, तो ये हमारी जो 3 सीटें हैं, धार और रतलाम और बड़वानी, ये तीनों बहुत अच्छी रही। हमारी राजगढ़ की सीट अच्छी है। ऐसे भोपाल हुआ, होशंगाबाद हुआ, फिर हमारा उज्जैन हुआ, मंदसौर हुआ, ये सीटें हमारी माइनस थी पर ये बरोबरी की लड़ाई हुई है। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4 सीटें जहां मतलब 3 दशकों से लगभग बीजेपी है, वहां भी आप बराबरी की लड़ाई में? बिल्कुल 100%। आप जब रिजल्ट आएंगे, पहले पिछली बार हमारी 3.5 लाख से 4.5 लाख एवरेज हार थी। इस बार हार और जीत का पैमाना 1 लाख के अंदर रहेगा, नॉर्मल 80% सीटों। और आपने खुद 2 सीटों की बात की, खास करके खजुराहो, जो आपने इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी को दी थी। 2 दफ़े की विधायक या 1 दफ़े की विधायक ये कहें कि वो हस्ताक्षर करना भूल गई, ये थोड़ा आपको लगता है ये पचने वाली बात है? मैंने जैसा कहा, पिछली बार भी कहा था, कुछ प्रशासन नौकर जैसा कैसे काम करता है। लड़ाई क्या थी? हस्ताक्षर सही नहीं थे, हस्ताक्षर नहीं थे। ये कंप्लीट करवा सकता है कलेक्टर चाहे तो, पर मैं मानता हूँ कि जिस तरीके का मोटिवेशन बना वो सर्वविदित है। यही तो लोकतंत्र खतरे में है। क्यों वहाँ अधिकारियों ने, वहाँ एक, मैं बस एक, चूंकि एक उसमें गलत बात ये आ रही थी, वहाँ अधिकारियों ने हमसे कहा कि उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा वो मीडिया से बात करके आएंगे और फिर आई नहीं। अधिकारियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो सेकंड बात है, पर चूंकि उसके बाद भी 4 दिन बचते हैं स्कूटनी के, अगर चाहते तो उसके बीच में भी षड्यंत्र पूर्वक किस तरीके का कृत्य होता है वो दिखा। अब उस पर सब, यही तो हम बार बार क्यों कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र के खतरे के एक प्रकार थोड़ी है, कई प्रकार है, 100 प्रकार है। अरे आप देखो कि मोदी ने 17 सरकारें गिरा दी, 500 से ज़्यादा विधायक दल बदल हो गए, 400-200 से ज़्यादा सांसद दल बदल हो गए। ईडी और सीबीआई ने इस तरीके का तांडव मचाया कि कांग्रेस के कई पार्टियों के नेता बीजेपी में चले गए। वही उन्होंने जो कल्चर लेके आए वो नीचे प्रदेश और ज़िले में आ गया। तो कैसा देश बना? लोकतंत्र खतरे में क्यों है, ये सवाल है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं वो तो कलेक्टर ने नौकर जैसी भूमिका निभाई। पर इंदौर में क्या हो गया? इंदौर में क्या कांग्रेस खतरे में है? क्योंकि आपके उम्मीदवार 4 दिनों पहले हमारे मंच पर इलेक्शन कार्निवल में बीजेपी को घेर रहे थे और 4 दिनों बाद वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में ही शामिल हो गए। ऐसा है कि पहले के ज़माने में हम देखते थे कि पास में बिठा के जहर देना। पहले हम सुनते थे कि साथ साथ चलते हैं और पीछे से चाकू घोंप देना। राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है इंदौर ने देखी है। इंदौर की वो सभ्य जनता है जो न्याय के लिए जानी जाती है, जो अच्छे काज के लिए एकजुटता से काम करती है, जिसमें माँ अहिल्या की नगरी है, जिससे माँ अहिल्या वो विरासत दे के गई हम लोगों को, जिन्होंने बुराई के लिए, खराब काम के लिए अपने बेटे को हाथियों के नीचे रुंधवा दिया था। हम जब स्वच्छता की बात आई तो एकजुट हुए। बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया आम जनता ने यहाँ की। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार सांसद बनाया, नगर निगम बनाई, अभी पिछली बार 9 के 9 विधायक दे दिए। उसके बाद इस तरह का कृत्य कि मेरे शहर के लोग अपने वोट का अधिकार का उपयोग इसलिए नहीं कर सकते कि किसी को हराना और किसी को जिताना है। तो मैं समझता हूँ इसको एक शब्द में बोले, राजनीतिक माफियागिरी है। राजनीतिक माफियाओं का कब्जा हो गया है इंदौर शहर पे और उसका नेतृत्व यहाँ के एक मंत्री कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो माफिया है, इससे
देश और प्रदेश दोनों को खतरा है। हमने किसी को समर्थन नहीं दिया, इसी आधार पे हम गए मोटिवेशन के साथ नोटा पे। अब इंदौर की जनता को करना चाहिए कि अगर रिजल्ट पे कोई असर नहीं आ रहा है और फिर भी वो अच्छे कॉज के लिए वोट डाल रहे हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए डाल रहे हैं, इस तरह के कृत्य करने वालों को सजा देने के लिए डाल रहे हैं। पर बीजेपी कह रही है तो नकारात्मक तरीका है कि आपका तो सकारात्मक कौन सा है? जो प्रत्याशी को 307 में अंदर करवा दो, 376 का डर बता दो, रात को 3 बजे उनके घर जाके बैठ जाओ, उस महिला को भी ले जाओ जिसका 376 में वो केस लगाना चाहती थी, फिर उसको डरा धमका के सुबह उससे फार्म निकलवा लो। ये सकारात्मक तरीका लगा बीजेपी को। पर ये जो जिस प्रत्याशी की आप बात कर रहे हैं उनको टिकट तो कांग्रेस ने ही दिया था। तो मैंने कहा ऐसा दुनिया में कौन व्यक्ति है जिसका कुछ न कुछ कमी ना हो। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके की नई राजनीति, हमारे पास 400 सीट थी जब बीजेपी में कोई कमी नहीं थी, उसके नेताओं में कोई कमी नहीं थी। हमने तो दल बदल नहीं करा है, हमने इस लोकतंत्र की रक्षा की, बाबा साहब अम्बेडकर की रक्षा की, हमने रक्षा की इस संविधान की। अरे आप देखो कि 400 सीट के मद में, इस सत्ता के मद में देश की क्या हालात कर दी नरेंद्र मोदी ने। अच्छे दिन थे ये। आप कैसे भाषण दे रहे हो, कैसी भाषा बोल रहे हो, मेरे देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर नफरत फैला रहा है देश में। गिरफ्तारी वारंट तो तब भी निकल गया। अगर कोई फायदा था तो बीजेपी में जाने के बाद वो तो निकला नहीं गिरफ्तारी वारंट। मुझे बीजेपी में किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, क्या डर था, क्या धमक थी, क्या लालच था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। पर एक व्यक्ति ऐसा जिसको इंदौर शहर ने खूब लाड़ दुलार और सम्मान दिया, उसने देश में नाम कमाया, और उसी व्यक्ति ने यहाँ के आम मतदाता को इस मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया। आप इसको सामान्य लेते होंगे, पर मैं इसको लेता हूँ कि जैसे झगड़ा क्या है दुनिया में, अपने मत की, अपने 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 संस्कार की, अपने विचार की लड़ाई की तो है। देश में लोकतंत्र का एक विचार है कि नहीं? हमारे उसको, लिए उसकी हत्या किसने की? हमारे लिए बहुत असामान्य बात है, लेकिन उतना ही असामान्य है कि एक प्रमुख राजनीतिक दल के उम्मीदवार का चले जाना और उस पार्टी को नहीं पता लगना, ये भी सामान्य नहीं हो सकता। मैंने कहा ना कि जब 3 बजे रात को जिस दिन मत था, उस दिन की पूरी घटना मुझे जो पता चली वो मैंने आपको बता दी। और ये अगर इस तरीके का ही कृत्य, यही लोकतंत्र खतरे में है, ये आवाज़ क्यों आ रही है आज 75 साल की स्वतंत्रता के बाद? ये नरेंद्र मोदी के 10 साल के बाद क्यों आवाज़ आ रही है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, मत का अधिकार खतरे में, मीडिया का फ्रीडम खतरे में, आरक्षण खतरे में? ये बहस है या नहीं है देश में? बिल्कुल है जीतू भाई, लेकिन तो ये उसका एक प्रकार है, एक सवाल, क्राइम का प्रकार एक सवाल आपने, एक मिनट, आपने जो वीडियो देखे, जो फुटेज देखे, उसमें उसको बीच में बिठा के 3-4 बीजेपी के नेता अपहरण करते हुए ले गए कि नहीं ले गए? उसका फार्म निकलाने के लिए 5-7 लोग फट से आए और फट से ले गए कि नहीं? ये फिल्मों का तरीका है, फिल्मों का तरीका है। तो मैं कनपट्टी पे बंदूक रख दूं और ये कहो ऐसा करना है और फिर उसको मैं जस्टिफाई करूं, मतलब ये लोकतंत्र का तकाजा है? मैं वही कह रहा हूँ। ये तो हथियारों से, राजतंत्र से, ताकत से, अर्थबल से सत्ता पाने का तरीका है। मैं वही कह रहा हूँ, ये आपके आरोप अपनी जगह पर आरोप नहीं है, ये नहीं भाई, ये वास्तु स्थिति है। मैं कोई किसी पे आरोप नहीं लगा। हाँ नहीं, ये आपकी बात। और मेरा सवाल ये है कि जैसे बीच चुनाव में आपके 3 मौजूदा विधायक, कमलेश शाह जी, रामनिवास रावत जी और सप्रे जी, ये 3 लोग बीजेपी में शामिल हो गए। अब तीनों का ये कहना है, या सप्रे जी के आखिर में तो उन्होंने यही कहा कि जो बयान आप लोगों की तरफ से है उससे वो आहत है। अब इसको मीडिया क्या देखे? मेरा अनुराग जी, आप बहुत समझदार और सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं। जब चुनाव विधानसभा के चल रहे थे तो बीजेपी के कई रनिंग विधायक हमारे पास आए, करीब 70 लोग, और हमने उनको मालाएं 20-20 हज़ार की पहनाई। चुनाव पे उसका कोई असर नहीं हुआ, हम हारे, वो जीते। ये आने जाने वालों से बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये ज़रूर है कि नहीं जाना चाहिए एक कार्यकर्ता की, पर जिसमें जिगर है विपक्ष में रह के अपने आइडियोलॉजी के साथ लड़ने का, वो टिकेगा ना। जो सत्ता के पास सहूलियत चाहता है, सत्ता के पास रह के सुविधा चाहता है, सत्ता के पास चाह के लालच चाहता है, पद का, माया का, तो उसको आप रोक के करोगे भी क्या? इधर वो रह के काम कर सकता है क्या? यहाँ तो बहादुर लोग राहुल गांधी जैसे चाहिए ना, जो 4000 किलोमीटर पैदल चल जाए और प्रेम प्यार मोहब्बत की बात करे, जो 1 लाख करोड़ रुपए उन पे खर्च किए उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए, और उसके बाद भी वो अपनी बात कहते रहे, देश के सामने रखते रहे। 10 साल तक देश ने उनकी बात सुनी नहीं, अब सुन रहे। तो ये क्यों हुआ? उसके बाद भी हम वो लोग हैं, हमारी विचारधारा वो है जो हमने देश की आज़ादी में शहादत दी। कई लोग शहादत दे दी, उनको पता ही नहीं था देश आज़ाद होगा, दे चुके थे। हमारे इंदिरा जी को, राजीव जी को पता चल गया था कि हमारी हत्या हो सकती है। उसके बाद भी उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया।
हम इस संविधान को बनाने के लिए, बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज जीवित है। शायद कल हमारी शहादत भी हो जाएगी तो मंजूर है हमें। हम लड़ना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कुछ बयान बीच में आए आपकी तरफ से भी, आपने कहा भी, आपने माफ़ी भी मांगी, आपको लगता है इसका चुनाव पर कुछ विपरीत असर पड़ा होगा? ये स्लिप ऑफ टंग, मैंने जैसे ही मुझे 2 बजे रात को ये बात पता चली कि ऐसा कोई घटना हो गई है, मुझे तो चलते हुए तो पता ही नहीं चला था। वो बात में एक शब्द रुका है, एक वाक्य रुका है। अगर उस वाक्य को उसमें फिलिंग कर दें तो पूरा कंटेंट क्लियर होता है। चूँकि जल्दीबाजी में शायद रह गया वो, तो मैंने जैसा ही देखा कि ये चूक मुझसे हुई, तो इसमें कौन सा छोटा हो जाता आदमी अपनी गलती को स्वीकार करने में। मैंने कहा मेरी बड़ी बहन जैसी है, बड़ी बहन माँ जैसी होती है। इतनी मेरे से 10-15 साल बड़ी होगी उम्र में।